हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही होगी आप सब लोगों तक, और अगर आ रही है तो प्लीज लेट मी नो दिस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम यू ऑल। आपका क्या है हालचाल, है ना? चलिए, तो गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस का आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? कल हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीदन हम आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर हिस्सा है वो काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना? जिससे कि हम कल मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें या समाप्त कर सकें। चलिए, तो लेट स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के आगे वाले टूल्स के बारे में। कल हमने क्लास की शुरुआत में समझा था कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो जाए और प्रीवियस लेक्चर भी देख ले, आपके ऐप पर या चैनल पर पड़ा हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। पहली चीज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में सबसे पहला टूल एक हम आज डिस्कस करेंगे, वो है बेटा रेपो रेट। हमें ये जानना पड़ेगा कि रेपो रेट किसको कहते हैं। ठीक है, रेपो दर किसको कहते हैं, रेपो रेट किसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात क्या है कि रेपो रेट क्या है, पहले ये समझिए, एक एक करके सब कुछ समझा जाएगा। देखो जी, इफ वी टॉक अबाउट द रेपो रेट, रेपो रेट मींस व्हाट, क्या है रेपो रेट? जब मैं बात करता हूं रेपो दर की, रेपो दर एक प्रकार की ब्याज दर है। तो मेरे साथ ही आप लोग भी लिखिए, इट इज एन इंटरेस्ट rate at which RBI, ठीक है जी, प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स या टू कॉमर्शियल बैंक्स, लिख लो बैंक्स। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? रेपो दर वह ब्याज दर है, ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। अच्छा जी, अगर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है तो कैसा दिखता होगा, जरा देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर कहूं तो रेपो कैसा हो सकता है, ये है हमारा आरबीआई और ये है हमारी बैंक। आरबीआई इज आस्किंग फॉर द लोन, तो आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म का लोन दे रही है। ठीक है, अल्पकालिक ऋण देती है, अल्पकालिक ऋण। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। आरबीआई को क्या देती है? शॉर्ट टर्म ऋण देती है, लोन देती है। ठीक है, ओके। अब ये शॉर्ट टर्म जो लोन है उस चीज को समझना कि शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लेना चाहते हैं किसी से, तो आरबीआई भी तो आपसे मांगेगा कुछ। तो भाई बैंकों को इन्हें कोलेट्रल्स, जिसे आप सिक्योरिटी भी कह सकते हैं या आप उसे संपार्श्विक भी कह सकते हैं।
ठीक है, कोई तो चीज गिरवी में रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी में रखनी पड़ेगी। तो जब आप सिक्योरिटी में कुछ इनको दोगे, ठीक है, ये देखो ये, तब ये लोन देंगे। लेकिन ये आपसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेंगे, यानी कि ब्याज भी लेंगे। और जो ब्याज ये आपसे लेंगे उसे ही रेपो रेट या रेपो दर कहा जाए। बात क्लियर हुई? दैट इज रेपो रेट और द रेपो दर। ठीक है, उसे रेपो दर कहा जाए या रेपो रेट कहा जाए। ठीक, अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर। जब ऐसी बात हो जाए फिर क्या होगा? देखो जी, हमने क्या कहा कि जब भी हमें भी जिंदगी में कभी या लाइफ में लोन की जरूरत पड़ेगी, तो हम भी अगर किसी से लोन लेंगे तो वो लोन हमें या हमें कर्ज वो एक ब्याज दर पर ही मिलेगा, और वो ब्याज दर के साथ साथ हमें उसे कुछ कोलेट्रल भी देना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। अब जो ये सिक्योरिटी की बात हो रही है, यही बात फंस रही है, ये सिक्योरिटी कौन सी होगी? तो यहां पर ये लोग कोलेट्रल में या सिक्योरिटी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को सिक्योरिटी के तौर पर रखा जा सकता है। अब सरकारी प्रतिभूतियों को रखा जा सकता है का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसको रखा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट? देखिए, जब कभी भी यहां पर लिखा हुआ है अल्पकालिक, तो अल्पकालिक का मतलब क्या हुआ? देखो, रेपो रेट के अंदर जब आप उधार लेंगे तो दो टाइप का रेपो आपको ऑफर हो सकता है, दो टाइप का। एक होगा जिसको आप कहेंगे ओवरनाइट। ठीक है, क्या नाम होगा? ओवरनाइट रेपो। मींस 24 आवर्स के लिए या एक दिन के लिए, एक दिन, ठीक है, एक दिन के लिए, यानी कि बैंकें चाहे आरबीआई से एक दिन के लिए उधार ले सकती हैं। ठीक, दूसरा रेपो के अंदर एक होता है टर्म रेपो, और बैंकें चाहे आरबीआई से जनरली अगर देखा जाए तो 14 डेज, 14 दिनों तक उधार ले सकती हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, मांग के अनुसार परिवर्तित। ठीक है, जैसे बाजार के अंदर मांग ज्यादा है तो हो सकता है इसे 28 दिन भी कर लिया जाए, संभव है। यानी कि इट इज नॉट अ फिक्स वन कि 14 डेज ही है, या 28 भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। जैसी जरूरत होगी बाजार में वैसा इसको परिवर्तित करते रहेंगे। तो ओवरनाइट ये जो रेपो है, रेपो के अंदर ब्याज की दरें ही सब कुछ डिसाइड कर रही है। अब जैसे यहां पर मैंने कहा कि एक प्रकार की ब्याज दर है, इसके लिए कोलेट्रल रखना जरूरी है, आप लोन ले सकते हैं। देखिए, रेपो रेट को हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं, यह बात भी ध्यान रखना। और रेपो रेट को ही रीपरचेज ऑप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, पुनर्क्रय प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि इस रेपो रेट से मार्केट पर क्या असर पड़ता है। अगर मैं देखूं तो रेपो रेट का प्रयोग मार्केट लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि बाजार में तरलता, मार्केट लिक्विडिटी या बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाजार में तरलता बढ़ाने का मतलब
एग्जाम्पल लीजिए, अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए, रेपो रेट को क्या कर दिया जाए, कम, मतलब क्या हुआ इसका कि सर ब्याज दर क्या हो गई है, कम हो गई। मतलब क्या होगा इसका, क्या कम हो गया है, ब्याज की दर कम हो गई, यही तो मतलब हुआ। और ब्याज की दर कम हो गई तो इसके दो प्रभाव, चीपर लोन हो गया, यानी कि सस्ता ऋण हो गया। सस्ता ऋण अगर हो रहा है वेल एंड गुड, पहली चीज तो अच्छी बात है। दूसरी बात सस्ता लोन, सस्ता ऋण, ठीक है। दूसरी बात, जब सस्ता लोन होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे कि नहीं, यानी कि बाजार की तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बाजार की तरलता बढ़ाने के लिए आपने रेपो रेट को क्या करना है, कम। बच्चा जब रेपो रेट कम होता है ना, तो ध्यान रखना उसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मानते हैं। मतलब हम मानेंगे कि आरबीआई विस्तारित मौद्रिक नीति अपना रहा है। कैसी नीति अपना रहा है, विस्तारित मौद्रिक नीति अपना रहा है, विस्तारित मौद्रिक नीति अपना रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि रेपो रेट एक प्रकार की ब्याज दर है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाती है, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने पर प्राप्त की जाती है, और बैंकें इसके अंतर्गत ऋण लेने के लिए आरबीआई के पास कोलेट्रल या संपार्श्विक रखते हैं। सामान्यतः आरबीआई रेपो रेट का प्रयोग बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए करता है या लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए करता है। जैसे इंजेक्शन लगाते तो जो इंजेक्शन में होता है वो चला जाता है बॉडी के अंदर, वैसे ही रेपो क्या है, रेपो को कम कर दीजिए, बाजार में पैसा बढ़ने लग जाएगा। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो रेपो दर है वो यहां पर पॉलिसी के रेट के नाम से भी जानी जाती है, रीपर्चेज ऑप्शन के नाम से। रीपर्चेज क्यों बोलते हैं, पहले बैंक अपनी सिक्योरिटी आरबीआई को देगा और फिर आरबीआई इसको वापस दे देगा, तो ये पूरा साइकिल घूमता है, इसलिए इसको रीपर्चेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कैसे डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल्स। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है प्रतिभूतियों के बदले। तो कुछ गिरवी रखना यहां पर मैंडेटरी है, उसके बिना कोई भी ऋण वगैरह नहीं मिलने वाला है, सीधी बात, चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर रहे। तो अगर मैं पैंडेमिक की बात करूं, यहां पर आप फेज बना लो, पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक, है ना। अगर मैं आपसे कहूं क्या किया होगा जनरली द सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ा होगा या कम, बढ़ाना ना, तो सबने रेपो रेट को कम कर दिया होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द पैंडेमिक, यहां पर रेपो रेट को जो था पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि सब तो खूब इन्फ्लेशन भी आ गई थी, तो यहां रेपो रेट को बढ़ा दिया। रिसेंट टाइम्स में अभी 0.25% का कम किया है, वो एक अलग चीज है, बट कम किया, ठीक है। तो सो दैट ये इस तरीके से ऑपरेट करता है, काम करता है, इसको आगे इंक्लूड करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आइए जरा देखते हैं, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट।
इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती रेपो दर। ये लीजिए, क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती रेपो दर। ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट की यहां पर बात हो रही है। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज तो हमने समझ ली। क्यों पहचान नहीं रहा भाई हमें? बीच बीच में यूं ब्लर सा होता है ना, ऐसा लगता है जैसे मुझे पहचान नहीं पा रहा है। चलिए देखिए, धुंधला हो जा रहा है। ये वो करता होगा ना, सेंसर रीड करने की कोशिश करता होगा कि यही वही आदमी है जो पढ़ा रहा है, दूसरा आ गया है ना। या ऐसा भी हो सकता है शकल नहीं देख पा रहा हो, काला ये भी है, काली शकल है, काले बाल है, सब काला काला है, वो शकल ढूंढने लगता हो, चेहरा किधर गया। ये भी हो सकता है। अब गोरा होके आना पड़ेगा मुझे। आ जाइए, प्रतिवर्ती रेपो दर का मतलब है, हम ये कह सकते हैं इट इज एन इंटरेस्ट रेट at which commercial banks deposit commercial bank deposit its excess with RBI। यानी एक ऐसी ब्याज दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक अपनी अधिशेष जमाएं आरबीआई के पास डिपॉजिट करती। लिख सकते हैं प्रतिवर्ती रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंकें अपनी अधिशेष जमाएं आरबीआई के पास यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है उसकी बात हो रही है। अधिशेष जमाएं आरबीआई के पास नगद रूप में आरबीआई के पास जमा कर सकती हैं। मतलब अगर हमारी बैंकों के पास पैसा है तो वो चाहें तो अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकती, कोई दिक्कत। और आरबीआई उनको इसके बदले ब्याज भी देता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेपो का उल्टा कर लो, ये है आरबीआई, ये है आरबीआई, ये है बैंक। ठीक है, अब बैंक कुछ पैसा डिपॉजिट कर रही है, देख लो आप, जमा कर रही है। तो आरबीआई बैंकों को भी तो गारंटी चाहिए कि हमारा पैसा डूबे नहीं, तो फिर यहां पर भी कोलेट्रल देना है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि संपार्श्विक देना है। ठीक है, कुछ गिरवी रखना है। और जब आप कुछ गिरवी रखोगे और साथ के साथ आपको इनको क्या देना है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज भी देना है। वही इंटरेस्ट रेट ब्याज रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती रेपो दर कहलाता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं एक प्रकार की ब्याज दर जिस पर बैंकें अपनी अधिशेष जमाएं आरबीआई के पास जमा कर सकती हैं। तो जब कभी भी बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है
तो फिर बैंक के आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई उन पर ब्याज देता है। अब एग्जांपल लो, सपोज ऐसा हो जाए, मान लो कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, यानी कि ब्याज दर क्या कर दी गई है, बताओ, ब्याज दर बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आरबीआई बैंकों को ज्यादा ब्याज देने लगे तो बैंकें ज्यादा डिपॉजिट करने लग जाएंगी कि नहीं, क्योंकि उनको फायदा हो रहा ना। आप इमेजिन करो, अगर मान लो बैंक के पास 100 रुपए हैं, आरबीआई नहीं देगा, ये पब्लिक को दे देंगी। लेकिन अगर ब्याज इधर से ज्यादा मिलने लगा तो ये पब्लिक को नहीं देंगी, फिर किसको देंगी, फिर ये अपने आप आरबीआई को दे देंगी। तो जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट में ब्याज दर बढ़ता है तो बैंक अपनी जमाएं आरबीआई के पास क्या कर देती हैं, बढ़ा देती, ठीक है, आरबीआई के पास बढ़ा देती। दूसरा यहां पर यह भी ध्यान रखना कि बैंक अपनी जमाएं आरबीआई के पास बढ़ा देती, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी, जब आरबीआई के पास पैसा बढ़ जाएगा, मार्केट लिक्विडिटी, बाजार तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख लो, बाजार तरलता कम हो जाने की, मार्केट में पैसा नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो इधर चला जाएगा अगर ब्याज दर बढ़ गई तो। आप इमेजिन करो, अगर ब्याज दर बढ़ गई, बाजार में पैसा नहीं गया, तो आप देख रहे हो रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जा सकता है। किस लिए, जरा इमेजिन करिए, किस लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, हम यूज कर सकते हैं एब्सॉर्ब लिक्विडिटी। कभी बाजार में ज्यादा पैसे हो जाएं तो तरलता को सोखने के काम आ सकते हैं। क्या बोलते हो, यानी कि तरलता जो कैश है बाजार के अंदर, अगर वो ज्यादा हो जाए कभी भी, तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से उसे अपनी तरफ खींचा जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो जी, इंडिया क्या हुआ ना, हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने में जो पैंडेमिक वाला दौर आया था, लॉकडाउन आया, उस समय ना आरबीआई द्वारा 8 लाख करोड़ रुपए बाजार में डाले गए, बाजार में डाल दिए गए। अब बाजार में जब 8 लाख करोड़ रुपए आपने डाल दिए, तो वो पैसे तो भाई इन्फ्लेशन लाएंगे ही। हमने क्या देखा परिणाम, आउटकम, कि इन्फ्लेशन हो गई, उससे मुद्रा स्फीति हो गई, मुद्रा स्फीति हो गई, महंगाई हो गई उससे। जो 8 लाख करोड़ रुपए डाले थे कि चलो लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, इंडस्ट्री खूब बढ़ जाएगी, तो अब ये हो गया। तो अब बताओ, जब बाजार में इन्फ्लेशन हो गई तो हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। कैसे कंट्रोल करेंगे, पैसे को आरबीआई की तरफ मंगाकर। तो रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना, जितना पैसा बैंक वाले आपको देंगे उतना ही आपके पास क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी भी। यानी कि मान लो अगर मुझे किसी से उधार चाहिए, अब मेरे पास नगद नहीं है, तो मुझे उसको कुछ गिरवी देने के लिए होना चाहिए ना, बोलो। अब कोई ये कह दे कि नहीं जी मेरे पास गिरवी देने के लिए कोलेट्रल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो भगा नहीं देगा, कहेगा कि यहाँ क्या खजाना गड़ा है, कहता ना पैसे का पेड़ लगा है क्या यहाँ पे। तो वो चीज हमें समझनी है कि भाई पैसे का पेड़ नहीं लगा, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि हम कुछ भी करें, है ना। तो आरबीआई को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो अब आरबीआई के पास 8 लाख करोड़ की सिक्योरिटी मान लो ना हो, तो क्या करें। तो आरबीआई ने एक काम किया, हालांकि हम ये समझ गए कि रेपो का प्रयोग करके पैसा डाला जा सकता है
और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करके बाजार से पैसा निकाला जा सकता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और यहां पर देखो हमने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया है, तो जब कभी भी ब्याज दर बढ़ती थी, याद करो, उसे कैसी मॉनेटरी पॉलिसी कहते थे? टाइट, याद आया? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कठोर मौद्रिक नीति कहते थे, ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी थी, याद है ये चीज? सो दैट ये सब चीजें आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। अब मामला फंस कहां गया बताओ? बड़ा मामला फंसा हमारा वहां पर जहां पर कोलेट्रल देने की बात आई। मतलब एक थोड़ा बहुत पैसा तो आरबीआई उधार मतलब वापस ले लेगा कि चलो ठीक है डिपॉजिट कर दो, लेकिन अगर ज्यादा पैसा लेना पड़ गया तो फिर दिक्कत फंस जाएगी, फिर उतना पैसा होगा नहीं आरबीआई पे और फिर वो वापस ले भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ना एक नई सुविधा लॉन्च की गई जिसे हम SDF कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, यानी कि स्थायी जमा सुविधा कहा जाता है। और स्थायी जमा सुविधा क्या है? इट वर्क्स लाइक ट्रिपल आर, ये वैसे ही काम करता है जैसे रिवर्स रेपो रेट काम करता था, ठीक है। इसमें भी एक एग्जांपल लो, सीधा एग्जांपल ही ले लो, क्या बात है। देखिए इसमें भी आरबीआई के पास बैंक अपना सरप्लस डिपॉजिट कर सकती। सरप्लस डिपॉजिट मतलब जो उनके पास अधिशेष, जो कोई नहीं ले रहा, अतिरिक्त जमा पड़ा है, वो दे दीजिए आप, और आरबीआई उसके बदले आपको ब्याज देगा, और उसी ब्याज को कहते हैं एसडीएफ। उसी ब्याज को देखो, डिपॉजिट पैसा आरबीआई के पास, आरबीआई आपको क्या दे रहा है? ब्याज, ठीक है। तो आरबीआई ब्याज दे रहा है, तो बैंक में डिपॉजिट और आरबीआई ब्याज दे रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि जरूरी है कि बैंकें आरबीआई को अपना अधिशेष या सरप्लस डिपॉजिट दे सकती हैं, और आरबीआई बैंकों को उसके बदले ब्याज देगा, है ना। अच्छा ऐसा होता अगर, तो आपको याद रखना है कि जैसे ट्रिपल आर में क्या था कि आप मांगते थे इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वहां पर बैंक की कोलेट्रल मांगती थी, तो यहां पर नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, ठीक है, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं, संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं। तो वी कैन से दिस कि बैंक अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते थे, लेकिन पीछे करने पर यानी कि रिवर्स रेपो रेट में करने पर उन्हें कोलेट्रल मिलता था, एसडीएफ में बस कोलेट्रल नहीं मिलता। अच्छा कोलेट्रल मिलना और नहीं मिलना के बीच अंतर क्या है? देखो जब आप किसी से पैसा लेते हैं और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़े, तो आप लिमिट पर, क्योंकि जितनी चीजें आपके पास देने के लिए होंगी उतना ही पैसा उधार ले पाओगे। अब यहां तो कितना भी पैसा ले सकते हो, तो इट इज जस्ट एन एडिशनल टूल, इट इज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई to absorb the excess liquidity of the market which was injected during the period of pandemic. तो पेंडेमिक के दरमियान जो ज्यादा पैसा बाजार में चला गया and which was resulted as a inflation in the market, और जिससे बाजार में मुद्रास्फीति आई, तो वो चीज को ठीक करने के लिए the RBI has taken this initiative कि हम एक एडिशनल टूल बनाते हैं जिसमें कि कितना भी पैसा ले लो, there is no need of the collaterals, वहां पर कोलेट्रल की कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो वी कैन स्टिल से कि ये वैसे ही है जैसे रिवर्स रेपो रेट था। देखो क्या है वहां पर, क्या लिख सकते हैं? इट इज एन इंटरेस्ट रेट, इट इज एन
interest rate at which banks can deposit their surplus या excess deposit with RBI without collaterals। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, बिना संपार्श्विक के आरबीआई के पास बैंकें अपनी अधिशेष जमाएं रख सकती हैं जिस पर आरबीआई द्वारा एसडीएफ की सुविधा दी जा सकती है, ठीक है। तो सो दैट अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो आप RRR से भी जा सकते थे और एसडीएफ से भी जा सकते थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर पैसा डालना होगा तो किससे जा सकते हैं, पैसा अगर डालना होगा तो जाएंगे भाई रेपो रेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बैंक रेट, व्हाट इज बैंक रेट, बैंक दर, इसको ऐसे समझ लो। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट, हालांकि इसके कई और मतलब भी हैं लेकिन सिंपल रखते हैं। इट इज, जो आपके काम का हो जाए, इट इज एन इंटरेस्ट रेट at which RBI provides loans to banks without collateral। अरे भाई, इसमें तो बिना collateral के लोन मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसी ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। एक ऐसी ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये है कैसे, हाउ इट ऑपरेट्स, तो वी कैन से दिस, इट ऑपरेट्स लाइक दिस आरबीआई एंड दिस वन इज बैंक। ये हो गया हमारा आरबीआई और ये हो गई हमारी बैंक क्या ले सकती है, लोन। ये लो, ये ले सकते हैं लोन्स, ठीक है। और इसके बदले दे विल चार्ज सम इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, जो ये ब्याज दर है, इसी ब्याज दर का नाम होता है बैंक रेट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये लोन कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म ना होकर लॉन्ग टर्म होगा, रेपो के रिस्पेक्ट में। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेपो से ज्यादा समय के लिए अगर लोन लेना है तो देयर इज अ विंडो जिसका नाम है बैंक रेट, वहां लोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर रेपो से ज्यादा समय के लिए लोन लेना है तो कितने मिल जाएगा आपको,
कितने समय के लिए? तो ज्यादा समय के लिए, लॉन्ग रेपो। अच्छा, फिक्स कुछ नहीं होता, नथिंग इज फिक्स, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर मार्केट को ज्यादा समय के लिए चाहिए तो ज्यादा समय के लिए दे सकते हैं, ठीक है। बट जनरली आप खुद से सोचो, आप अगर उधार पर देने का काम करते तो लंबे समय के लिए उधार पर लेन देन करेंगे? नहीं, आप तो कम समय के लिए फटाफट अपना उधार लेन देन करेंगे। तो जनरली दिस इज नॉट द पॉपुलर वन, उतनी पॉपुलर नहीं है ये रेट, ठीक है। आइए, और कोई कोलेट्रल, कुछ भी सिक्योरिटी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है ना। आइए देखिए, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट का मतलब हुआ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये हो गई पहली चीज। तो सीमांत स्थायी सुविधा दर ये है ना। अब सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या होता है? देखो, हमारे पास देयर आर वेरियस ऑप्शंस वेयर वी कैन बोरो द मनी एज अ बैंक फ्रॉम द आरबीआई। बहुत सारे ऑप्शन है ना। बट कोई ऑप्शन इमरजेंसी विंडो का नहीं है। इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो व्हाट, तो देखते हैं। तो वी कैन से इट इज एन इमरजेंसी विंडो, ये आपातकालीन खिड़की, एंड लॉन्च्ड इन 2011, 2011 में इसकी शुरुआत हुई। तो हम ये कह सकते हैं इट इज एन इमरजेंसी विंडो, ये एक आपातकालीन खिड़की है, और इसकी शुरुआत 2011 में हुई। ठीक, पहली चीज। फिर यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, इसका पर्पस क्या है? तो यहां पर इसके अंतर्गत ओवरनाइट बोरोइंग की जा सकती है, ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं। ओवरनाइट बोरोइंग, ओवरनाइट बोरोइंग का मतलब एक दिन के लिए उधार। अगर यहां पर देखें तो एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं। दूसरा, एनडीटीएल का 3%, एनडीटीएल का मतलब हुआ नेट डिपॉजिट का, ठीक है। नेट डिपॉजिट यानी कि शुद्ध जमाओं का समझ लो, ठीक है। हालांकि उसका पूरा फुल फॉर्म नेट नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, बट आप ये समझो कि बैंक के अंदर जितनी भी शुद्ध जमाएं हैं, यह मान लो ऐसे समझो, सुबह मान लो 1,20,00,000 जमा हुआ और शाम तक 20 लाख निकल गया, तो बचा कितना? 1 करोड़। तो 1 करोड़ का, है ना, 1 करोड़ का आप 3% तक, एनडीटीएल का 3% तक बोरोइंग हो सकता है, उधार ले सकते हैं ये। और दिस इज एन इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक और स्पेशलिटी है जो जनरली नहीं होती। याद करिए, जब रेपो रेट में उधार ले रहे थे तो वहां कोलेट्रल रखते थे। याद करो, मैंने याद कराया। जैसे मैं पहले एसएलआर याद करा देता हूं, क्या था? एक बैंक है, वो 2 टाइप के रिजर्व निकालेगी। एक तो इसको सीआरआर निकालना है और दूसरा इसको एसएलआर निकालना है। सीआरआर आरबीआई के पास और एसएलआर अपने पास, लेकिन वो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकता है। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी, याद है? बोलो, कि कोई भी बैंक कर सकता है ऐसे काम। लेकिन अगर मैं रेपो की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था?
कि रेपो रेट में आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देगा और इसके बदले इनसे कुछ कोलेट्रल्स लेगा कि नहीं बताओ? कोलेट्रल लेगा। यहां पर कुछ इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर लगेगी और उसे ही हम रेपो कहेंगे। बोलो जी, उसे ही हम रेपो कहेंगे। ठीक है, तो रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक, कोलेट्रल्स, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ये सब ठीक है। जो ये कोलेट्रल है, ये यहां पर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी है, लेकिन इसकी बाउंडेशन क्या है कि जो आपकी एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी, ये यूज नहीं हो सकती। नॉट इन, अगर मैं देखूं, नॉट यूज इन रेपो। रेपो में ये वाली सिक्योरिटी आप नहीं रख सकते। बट देखिए, एमएसएफ के अंदर आप यूज कर सकते हैं एसएलआर में रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यूज कर सकते हैं एसएलआर में रखी गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इज दिस क्लियर? यानी कि वी कैन यूज एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से लोन लेना है तो। ठीक है, अब मैं सारी चीजों को एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं सो दैट मैं आगे चलूं। कल हमने क्या पढ़ाई शुरू करी थी कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जहां पर ब्याज की दरें एवं मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। सेक्शन 45 जेड बी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारत में एक मौद्रिक नीति समिति होगी। दिस कमिटी इंक्लूड्स 6 मेंबर। ये 6 सदस्यीय समिति में 3 मेंबर आरबीआई से होंगे और 3 मेंबर सरकार की तरफ से। इन 6 मेंबर्स में एक आरबीआई का गवर्नर भी है और वही इस समिति का मुखिया है। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति बनाती है और मौद्रिक नीति प्रायः 2 प्रकार की हो सकती है। एक मौद्रिक नीति जिसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं और दूसरी मौद्रिक नीति जिसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं। एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति के तहत ब्याज की दरों को कम कर दिया जाता है। ब्याज की दरें कम होंगी तो लोग सामान्यतः सस्ती ब्याज दर होने के कारण अधिक उधार लेंगे, जिससे बाजार की तरलता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज की दरों को बढ़ा दिया जाता है। ब्याज की दर अगर अधिक होगी तो ऋण महंगा हो जाएगा और पब्लिक, जनता कम उधार लेगी, जिससे कि बाजार की तरलता भी कम हो जाए। मौद्रिक नीति में 2 प्रकार के साधन होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। पहले टूल्स को हम क्वांटिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसे साधन जो मात्रा में परिवर्तन करते हैं मुद्रा आपूर्ति की। उनमें पहला पढ़ा था हमने सीआरआर। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हमारी बैंकों को आरबीआई के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित हिस्सा नगद रूप में रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4% सीआरआर है, तो जो भी पैसा नेट डिपॉजिट बैंकों में आया है, सपोज 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 4% आरबीआई के पास नगद रूप में रखेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग बैंकिंग गतिविधियों के लिए करेंगे। इसके अलावा बैंकों को एक और रिजर्व रखना पड़ता है जिसे हम एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह वैधानिक तरलता अनुपात
इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कॉमर्शियल बैंकों को रखना अनिवार्य है। यह बैंक के अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास ही नगद में, गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आते, तो उन 100 करोड़ में 4% उन्हें नगद के रूप में आरबीआई के पास रखने और 18% वर्तमान रेट के अनुसार 100 करोड़ का 18% 18 करोड़ हो जाएगा, वो उन्हें रखना है अपने पास। ये दो रिजर्व बनाकर उन हमेशा बैंकों को अपने पास रखने। ये दोनों रिजर्व्स दिवालियापन से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इन दोनों का लीगल कंप्लायंस भी है, इसलिए भी रखना है क्योंकि कानून ऐसा कहता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में परिवर्तन करके ब्याज की या जो रेशियोज हैं उनमें परिवर्तन करके इनमें मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर रिजर्व में जो पैसा रखना है वो हम ज्यादा रख लेंगे। यदि सीआरआर एसएलआर को घटा दिया जाए तो रिजर्व में पैसा फिर कम रखना होगा, जिससे कि मार्केट के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। अब आते हैं रेट्स के ऊपर। रेट में रेपो रेट सबसे प्रचलित रेट है। सभी बैंकें जब आरबीआई से उधार लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई उन पर एक ब्याज दर लेता है। यह ब्याज दर उन बैंकों से ली जाती है जो आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। रेपो दर के अंतर्गत सभी बैंकों को ऋण लेने के लिए कुछ कोलेटरल रखना अनिवार्य होता है। हालांकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट का प्रयोग बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यदि रेपो रेट कम हो रहा है तो इसका आशय यह लगाया जा सकता है कि बाजार में ब्याज की दरें भी कम हो जाएंगी, और बाजार में ब्याज की दरें कम होती हैं तो बाजार की तरलता बढ़ती है क्योंकि इससे ऋण सस्ता होता है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट के तहत भी रिवर्स रेपो रेट को हम मान सकते हैं कि यह रेपो रेट का उल्टा है, प्रतिवर्ती है। रिवर्स रेपो रेट के तहत बैंकें अपनी जमाओं का अधिशेष हिस्सा, यानी जो सामान्यतः उनके पास नहीं होता था वो आ जाए। जैसे उनकी बैंकों के अंदर 100 रुपए आते थे, अब 500 आ जाए, 400 आ जाए, तो अतिरिक्त पैसा जो है जो ऋण के रूप में नहीं जाना, तो ऐसे पैसों को भी वो आरबीआई के पास डिपॉजिट या जमा कर सकते हैं। जब वो अतिरिक्त जमाएं आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे तो इससे उन्हें आरबीआई के द्वारा एक ब्याज प्राप्त होगा। साथ ही साथ आरबीआई इसके बदले उन्हें कुछ कोलेटरल भी देता है। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट को हम एक ऐसे टूल के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य बाजार की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि उसको तरलता को सोखना या उसको कम करना है। हालांकि पैंडेमिक के दरमियान आरबीआई के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया गया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में मांग उत्पन्न हो और जो एक डिमांड बेस्ड इकोनॉमी बनती है वो बढ़ सके, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा सके और उद्योगों का विस्तार हो सके। लेकिन मुद्रा की आपूर्ति अधिक हुई, जिसके कारण परिणामतः उद्योगों का विकास तो हुआ, ग्रोथ भी हुई, लेकिन इन्फ्लेशन भी आ गई। अब आरबीआई को लगा कि हमें बाजार से वो सारा पैसा बाहर उठाना पड़े। जब आरबीआई वो पैसा बाहर उठाने की कोशिश करेगी तो जितना भी पैसा रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से उठाएगी उन सबके बदले उसे एक कोलेटरल देना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, एसडीएफ नाम की एक नई सुविधा का प्रयोग किया। इसमें कहा कि बैंकों के पास जितना भी अतिरिक्त धन है वो सारा धन बैंकें आरबीआई को दे सकती हैं, लेकिन आरबीआई इसके बदले उन्हें ऊंची ब्याज दर तो देगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई कोलेटरल नहीं देगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर।
तीसरा जो रेट है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट के तहत आरबीआई के द्वारा बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अधिक समय के लिए ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज दर चार्ज नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त एक नया इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर वह ब्याज दर है जिसमें आरबीआई बैंकों को अति अल्पकालिक या हम कह सकते हैं ओवरनाइट ऋण दे सकता है। इसकी शुरुआत एक इमरजेंसी विंडो के रूप में हुई। 2011 में इसकी शुरुआत की गई। आरबीआई का प्रमुख कार्य यह है कि जब कभी भी किसी ऐसे अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस में बैंक फंसती है तो बैंकें अपनी एसएलआर में रखी गई सिक्योरिटीज का भी प्रयोग कर सकती हैं लोन लेने के लिए। हालांकि ये ऋण की अवधि 24 घंटे, तो ये पैसा उन्हें 24 घंटे में चुकाना पड़ेगा। बैंकें इसके अंतर्गत अपनी जमाओं का 3% हिस्सा तक उधार ले सकती हैं। उम्मीद करता हूं सारा रिवाइज करा दिया है, रिकैप हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं नए टूल पर, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। आ जाइए, ओपन मार्केट ऑपरेशन या ऑपरेशंस लिख लीजिए। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई, ठीक है, क्या करता है? आरबीआई डज सेल एंड परचेस, ठीक है, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई डज सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस व्हाट? सरकारी बॉन्ड खरीदना, ट्रेजरी बिल्स खरीदना बेचना। इसके अतिरिक्त STL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स खरीदना बेचना। तो हम क्या लिख सकते हैं? आरबीआई इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। खरीद बिक्री करता है। आरबीआई इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है ना? खरीद बिक्री करता है का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचता भी है, खरीदता भी है। जैसा मान लो ये हमारी सरकार करती है क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग, बजट का वित्त पोषण। मान लो ऐसे समझ लो, मान लीजिए जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे? वित्त पोषण, उधार लोगे ना कहीं से। तो बजट में मान लो सरकार को पैसे की जरूरत है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, पैसे तो कम समय के लिए भी ले सकते, अब उसको पैसा चाहिए तो क्या करेगी? इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ एग्रीमेंट कि what amount has been taken by the government and what amount will be provided to you। सरकार कितना पैसा आपसे ले रही हो, कितना आपको देगी, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये सीधा सीधा यही है कि भाई कितना हमने आपसे लिया और कितना पैसा हम आपको देंगे, बस। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है इसमें।
जैसे मान लो मैं आपसे उधार लूं 1,000 रुपए और रिटर्न नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मान लो कल को आपने मुझे दे दिया कि हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, तू भाई है अपना, तो हमने तो ले लिया। और 1 महीने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा मेरे पैसे, तो मैंने कहा कौन से पैसे? तो तुमको अगर वो जो दिए थे तुमने, मैंने कहा कब दिए थे? तो तुम्हारे पास कुछ रिटर्न होगा ही नहीं। रादर देन अगर ऐसा होता कि जब मैं 1,000 रुपए आपसे लेता तो आप एक पेपर पे लिखवाते मुझसे कि मैंने 1,000 रुपए आपसे लिए हैं और इसके बदले मैं आपको 1,000 रुपए और 10% ब्याज 100 रुपए लगा के 1,100 रुपए का ब्याज एक फलानी तारीख को वापस करूंगा, तो हो गया ना बॉन्ड। यही है बॉन्ड, सरकार जब उधार ले, गवर्नमेंट बॉन्ड, बस यही, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई इशू करता है इनको। अब आरबीआई अगर इनको बेचेगा, जैसे आरबीआई इशू करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। गवर्नमेंट अपना पैसा कहती जरा लाके दे दो, तो ये दे देते हैं। जैसे एग्जांपल लो, ये है गवर्नमेंट, ये है सॉरी आरबीआई। अब आरबीआई ने क्या सोचा कि हम सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब आप खुद से देखो, प्रतिभूतियों का बिक्री करेंगे। तो सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करी किसने? आरबीआई ने सेल करी सरकारी प्रतिभूतियों की। अब जब बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है? बैंक। तो कोई चीज अगर आप खरीदते हो तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? ये बोलो, मनी या लिक्विडिटी? अब देखो, ये चीज अगर आपकी तरफ जा रही है तो पैसा किधर जा रहा है? आरबीआई की तरफ। तो आपके पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, लेकिन पैसा चूंकि आपने दे दिया आरबीआई को, तो फिर भाई मार्केट लिक्विडिटी या तरलता क्या हो गई? वो तो कम हो गई ना। तो इसका मतलब जब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, यानी कि आरबीआई जब जब सेल करेगा तो मार्केट की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जब जब आरबीआई इसे परचेस करेगा, देखो जरा, अब यहां पर आ जाओ आप बैंक। अब बैंक क्या कह रहा है कि मैं से ले लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां ले लो, अब मुझे हो गया मेरा टाइम। अब यहां पर कौन ले रहा है? परचेस करे भाई, ये परचेस कर रहे हैं, इनसे लिया था ना, तो लो जी वापस कर ही दो। जब ये परचेस करेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आप दे दोगे, देखो दे दी कि नहीं दे दी? दे दी हमें आजादी, ये लो। लेकिन फिर आपको क्या चुकाना पड़ेगा? आपको चुकाना पड़ेगा मूलधन, यानी कि आपको उनको देना पड़ेगा मूलधन, मनी। वो भी कैसे? प्रिंसिपल अमाउंट भी दीजिए प्लस उसका इंटरेस्ट भी दीजिए, मूलधन भी दीजिए, ब्याज भी दीजिए। तो क्या होगा फिर? फिर तो एक ही चीज होगी कि मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि तरलता बढ़ जाएगी। जरा देख लो, यहां पर देखो, जब हम बेचते हैं तो मनी की सप्लाई कम होती है, और जब आरबीआई खरीदता है, यानी कि आरबीआई जब इसको खरीदता है, क्रय करता है, खरीदता है, देन मार्केट लिक्विडिटी इज हाई, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो सो दैट वी कैन से दिस कि जब बेचना है, अगर आपको मान लीजिए बेचना है तो बिकेगा कैसे? तो सेल के टाइम पर ये लोग क्या करते हैं पता है? कोई चीज बेचनी है तो प्राइस, तो इंटरेस्ट रेट, लाभ ज्यादा कर दो ना, बढ़ा देते होंगे। और जब खरीदना होता होगा, यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी कम करनी है, तो अगर आप ज्यादा ब्याज देने लग जाओगे तो लोग क्या करेंगे? आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने लग जाएंगे। और ब्याज को कम कर दो तो लोग अपनी सिक्योरिटी वापस दे के जाएंगे। तो मार्केट की लिक्विडिटी यहां से ऊपर नीचे होती है। होपफुली हमने ये टॉपिक समझ लिया है। कल हम इसके आगे चलेंगे और होपफुली हम कल कुछ और बढ़िया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। अपने दोस्तों को भी बताइए।
हमारे इस प्रोग्राम से जल्दी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, गुड।